गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम अब से जो है हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कल हमने 100 महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि KVS, PGT, TGT, DSSB, NET, तो उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम और 100 महत्वपूर्ण जो हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब तक जो है हमने 6000 से भी अधिक महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्न उत्तर हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने 1000 प्रश्न उत्तर का सीरीज कंप्लीट कर लिया है। उससे भी पहले जो हिंदी साहित्य के प्रमुख काल हैं, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, साथ ही साथ हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल आज की क्लास का, ये प्रश्न पूछा गया है KVS PGT हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है या प्रसिद्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र जो है ये सही ऑप्शन नहीं है। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र सही नहीं है। क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। आचार्य क्षेमेंद्र ने वक्रोक्ति का नहीं औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाकी आपका उपमा के लिए कालिदास ये बिल्कुल सही है, करुणा के लिए भवभूति ये बिल्कुल सही है, और अलंकार के लिए भामह ये बिल्कुल सही है। तो A, B और C बिल्कुल सही है, परंतु वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था KVS PGT हिंदी पेपर में। तो 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है। तो ये लिखा है गोस्वामी गोकुलनाथ। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, गोस्वामी गोकुलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है। तो सरहपा कवि जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए थे हिंदी साहित्य के। कई इतिहासकारों का ये मानना था कि सरहपा जो हैं ये हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। तो सरहपा का संबंध जो है निम्न में से किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सिद्ध साहित्य से जुड़े हुए एक प्रसिद्ध कवि हैं सरहपा। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं उनके नाम के बाद में पा शब्द लगता है, जैसे सरहपा, कणहपा, डोम्भीपा, तो ये सभी जो हैं इनके नाम के पीछे पा शब्द लगता है। तो इस प्रकार से जो है हम पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है सिद्ध साहित्य का कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है KVS PGT हिंदी पेपर में, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था। तो वीरगाथा काल जो है नामकरण किस आलोचक या इतिहासकार ने कहा था ये आदिकाल को। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसको आदिकाल कहा था, और राहुल सांस्कृतायन ने जो है इसको सिद्ध सामंत काल कहा था। तो इस प्रकार से जो है आदिकाल को वीरगाथा काल नामकरण दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि आदिकाल और रीतिकाल ये दोनों ऐसे काल हैं जहाँ पे सबसे अधिक विवाद रहे हैं सही नामकरण को लेकर, परंतु सबसे ज़्यादा जिसको स्वीकृति मिली है वो है वीरगाथा काल और आदिकाल। इन दोनों नामों को जो है सबसे अधिक आलोचकों ने पसंद किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था KVS PGT में, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। पृथ्वीराज रासो ये किसने लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो रचयिता का नामकरण किया था चंद्रवरदाई ने। याद रखिएगा, चंद्रवरदाई ने रचयिता माने जाते हैं पृथ्वीराज रासो के। और कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण किसने किया था, यानी किस कवि ने जो है पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण किया था। तो इसका सही उत्तर होगा जलहण। याद रखिएगा, जलहण कवि ने पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण किया था। ये कई बार प्रश्न जो है पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था KVS PGT में, खुमान रासो के रचयिता का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो खुमान रासो के रचयिता का नाम क्या है।
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दलपति विजय। याद रखिएगा, दलपति विजय जो हैं ये खुमान रासों के रचयिता माने जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी मानी गई है, कौन सी रचना जो है सूरदास की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साहित्य लहरी। याद रखिएगा, साहित्य लहरी जो है ये सूरदास ने लिखा है। बाकी जो कवितावली गीतावली जो है ये दोनों जो हैं ये तुलसीदास ने लिखा है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास के प्रमुख रचनाओं का नाम क्या है, तो साहित्य लहरी, सूरसागर ये जो हैं प्रमुख, सूरसारावली ये जो हैं प्रमुख सूरदास की रचनाओं के नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं मानी जाती है? तो कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साकेत। याद रखिएगा, साकेत जो है ये तुलसीदास ने नहीं लिखा है, ये लिखा है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। याद रखिएगा, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने जो है तुलसीदास साकेत लिखा है। बाकी आपका रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली ये तीन जो है प्रमुख तुलसीदास ने लिखा है, परंतु साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस के बाद साकेत जो है ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध राम काव्य परंपरा से जुड़ा एक महाकाव्य है। तो कई बार जो है इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते थे? तो कबीरदास जो थे वो किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, क्योंकि कबीरदास भक्ति काल के संत काव्य के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। तो कबीरदास जो थे ये संत काव्य परंपरा के कवि माने जाते थे। ठीक है, रखिएगा, ये संत काव्य परंपरा के निर्गुण भक्ति संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कबीरदास। और कबीरदास ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो इनमें से वो कौन सा कवि है जो कि संत कवि नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास जो थे ये संत कवि नहीं थे। याद रखिएगा, तुलसीदास संत कवि नहीं थे, ये राम भक्ति परंपरा के दास्य भाव से रचनाएं लिखते थे। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी कबीरदास, रैदास और गुरु नानक ये तीन जो थे ये प्रमुख संत कवि माने जाते थे। ठीक याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सूफी काव्य का कवि कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो है वो कौन सूफी काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभादास जो हैं ये सूफी काव्य धारा के कवि नहीं माने जाते, नाभादास। बाकी आपके मुल्ला दाऊद, जायसी और कुतुम्बन ये तीन जो हैं प्रमुख सूफी काव्य धारा के कवि माने गए हैं, नाभादास नहीं माने गए हैं। तो ये जो है प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में जो है पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपका आया है KVS PGT में। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध जो है ये निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति मानी गई है। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध ये निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? पद्मावत, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम बहुत ही प्रसिद्ध रचना का नाम है अष्टयाम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभादास। ठीक याद रखिएगा, नाभादास ने लिखा है अष्टयाम। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, KVS PGT में प्रश्न आया था। और अष्टयाम की रचयिता है नाभादास। और अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठल नाथ ने। ठीक याद रखिएगा, अष्टयाम जहाँ पे य है, याम इसके रचयिता हैं नाभादास। और अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठल नाथ ने। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, रखिएगा, पद्मावत जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है ये मलिक मोहम्मद जायसी का।
पद्मावत के अलावा उन्होंने जो है आखिरी कलाम, अखरावट, कन्हावत बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता ये पढ़ चुके हैं हम। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नंददास जो थे ये किस काव्यधारा से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते थे? ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। तो नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे नंददास। याद रखिएगा, कृष्ण काव्यधारा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं नंददास। कई बार इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे KVS PGT टीचर्स में पूछा गया ये प्रश्न, तो यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। सुरसागर किस भाषा की कृति मानी गई है? सुरसागर, तो सुरसागर जो है ये किस भाषा की कृति मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो है एक प्रकार का ब्रज भाषा काव्य माना गया है। याद रखिएगा, सुरसागर जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसके लेखक हैं सूरदास। इन्होंने सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, तो ये 3 प्रमुख काव्य कृति इन्होंने लिखी है सूरदास ने। परंतु सुरसागर जो है ये सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था सूरदास का। तो इनसे जुड़े कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो इनमें से वो कौन सी रचना है जो कि सूरदास ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रास पंचाध्यायी। याद रखिएगा, रास पंचाध्यायी ये सूरदास ने लिखा है। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। बाकी सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी ये 3 जो है प्रमुख सूरदास ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो इनमें से वो कौन से कवि हैं जो कि कृष्ण भक्त कवि नहीं माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। याद रखिएगा, तुलसीदास जो हैं ये कृष्ण भक्त कवि नहीं हैं। बाकी सूरदास हैं। सूरदास बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, रसखान भी हैं, जिनका वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम और कृष्णदास। तो ये A, B और C ये 3 प्रमुख जो हैं कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। परंतु तुलसीदास जो हैं ये राम भक्त कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा, राम भक्त कवि। और ये जो हैं दास्य भाव से रचनाएं लिखते थे। और सूरदास जो है साक्ष्य भाव, वात्सल्य भाव से ये रचनाएं लिखते थे। तो कई प्रकार से जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में प्रश्न आया था आपका, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो तुलसीदास की भक्ति जो है किस प्रकार का स्वरूप था, या किस प्रकार से, किस भाव से तुलसीदास रचनाएं लिखा करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो थे ये दास्य भाव, याद रखिएगा, दास्य भाव से ये रचनाएं लिखते थे, या भक्ति इनका जो स्वरूप था वो दास्य भाव था। साक्ष्य भाव था सूरदास का, वात्सल्य भाव भी जो था वो सूरदास का था। परंतु दास्य भाव से वो जो लिखते थे रचनाएं वो थे तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, नहीं लिखा उन्होंने? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसमंजरी। याद रखिएगा, रसमंजरी जो है ये तुलसीदास ने लिखा है। बाकी गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका ये जो 3 हैं प्रमुख तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास ने 2 भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं, एक है आपका ब्रज भाषा, दूसरा है अवधी भाषा। तो कई प्रकार से जो है उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो रसमंजरी जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं मानी जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? तो इनमें से वो कौन सा महाकाव्य है जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा रचित ये महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। याद रखिएगा, अवधी भाषा में लिखा गया। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस जो है वो किस प्रकार का काव्य माना गया है? तो रामचरितमानस जो है ये एक प्रकार का महाकाव्य माना गया है। याद रखिएगा, महाकाव्य। बाकी आपका प्रिय प्रवास जो है इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त और रामचंद्रिका के लेखक हैं केशव दास। तो इस प्रकार से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था NVS PGT में, टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो कवि प्रिया के रचनाकार का नाम क्या है? कवि प्रिया के लेखक कौन है?
ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कवि प्रिया के बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केशव दास जो हैं ये कवि प्रिया के लेखक हैं। उन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। तो कवि प्रिया जो है इसके लेखक हैं केशव दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि केशव दास जो हैं ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं, ना कि रीति काल के। तो कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि चिंतामणि त्रिपाठी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको जो है रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी। और भी बहुत सारे आलोचक हैं जिनका मानना है कि केशव दास से रीतिकाल की शुरुआत हुई थी। तो विभिन्न आलोचकों का जो है अपना मत रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, हिंदी पेपर में आया था ये प्रश्न। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका उपनाम है रत्नाकर। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रत्नाकर उपनाम किस कवि का है? तो जगन्नाथ दास का है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्धव शतक। याद रखिएगा, उद्धव शतक जो है इसके लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। शिवराज भूषण के रचयिता का नाम क्या है? शिवराज भूषण बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृति है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूषण। याद रखिएगा, भूषण कवि ने लिखा है, शिवराज भूषण। रीतिकाल के वीर रस के कवि माने जाते हैं भूषण कवि। और उन्होंने शिवराज भूषण, शिवा वावनी और छत्रसाल शतक नामक 3 प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से शिवराज भूषण बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपका पूछा गया था KVS PGT में। महाकवि भूषण की रचना क्या है? क्वेश्चन नंबर 51, महाकवि भूषण की रचना कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्रसाल शतक। याद रखिएगा, छत्रसाल शतक जो है ये महाकवि भूषण की प्रसिद्ध कवि रचना मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों की जो है काव्य भाषा क्या मानी जाती है? ये भी कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। ये KVS में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, DSSB में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। ठीक याद रखिएगा, ब्रज भाषा जो है ये रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT में। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं या कविताएं लिखी हैं। तो रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने जो है वीर रस में कविताएं लिखी हैं। ये प्रश्न इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि रीतिकाल में ज़्यादातर वीर रस की रचनाएं नहीं लिखी जाती थी, ज़्यादातर जो है श्रृंगार रस की रचनाएं लिखी जाती थी। परंतु एक ऐसे कवि भी थे जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस की रचनाएं की थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूषण कवि। ठीक याद रखिएगा, भूषण कवि जो थे ये वीर रस में रचनाएं लिखते थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से जो है पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ माना गया है? बिहारी सतसई बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और बिहारी सतसई को लेकर बिहारी दास पूरे रीतिकाल में प्रसिद्ध हो गए थे। रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं बिहारी लाल। तो बिहारी सतसई एकमात्र रचना लिखी है बिहारी लाल ने, उसमें जो है कुल 713 दोहे मिलते हैं। तो बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई है या किस काव्य ग्रंथ है? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहारी सतसई जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, रखिएगा, ब्रज भाषा में लिखा गया है बिहारी सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में मिलता है? तो सुजान शब्द का सर्वाधिक प्रयोग जो है कौन से कवि करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। ठीक याद रखिएगा, घनानंद ने सबसे अधिक सुजान शब्द का प्रयोग किया है। उनकी ज़्यादातर रचनाओं में जो है सुजान शब्द मिलता है। रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं घनानंद। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। ठीक याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, PGT में पूछा जाता है, TGT में पूछा जाता है, नेट में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। ठीक याद रखिएगा, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है?
तो कौन सा कवि जो है वो रीतिमुक्त नहीं माने जाते, रीतिमुक्त कवि नहीं है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। याद रखिएगा, केशव दास जो हैं ये रीतिमुक्त कवि नहीं है। बाकी आपके घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर ये जो हैं प्रसिद्ध रीतिमुक्त कवि हैं। और आचार्य केशव दास जो हैं ये आचार्यों की श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा, केशव दास जो हैं ये आचार्य माने जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि केशव दास जो हैं वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, तो वो जो हैं आचार्य कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा, आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंसा अल्लाह खान। ठीक याद रखिएगा, इंसा अल्लाह खान ने लिखा है रानी केतकी की कहानी। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका NVS PGT में आया था ये प्रश्न। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो कौन सी रचना जो है सदल मिश्र ने लिखी है? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नासिकेतोपाख्यान। ठीक याद रखिएगा, नासिकेतोपाख्यान जो है ये सदल मिश्र ने लिखा है। बाकी रानी केतकी की कहानी ये लिखा है इंसा अल्लाह खान ने, प्रेम सागर लिखा है लल्लू लाल ने, और सुख सागर लिखा है सदासुख लाल ने, और नासिकेतोपाख्यान ये लिखा है सदल मिश्र ने। तो इस प्रकार से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में 59 नंबर क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, नेट में पूछा गया है ये। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद। ठीक याद रखिएगा, स्वामी दयानंद जो हैं ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो कौन सा नाटक जो है भारतेंदु का नहीं माना जाता? भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक नहीं मानी जाती। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक याद रखिएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। बाकी भारत दुर्दशा, नील देवी और प्रेम जोगिनी ये तीन जो हैं प्रमुख भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। खास करके भारत दुर्दशा के बारे में पूछा जाता है कि भारत दुर्दशा के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था आपके KVS PGT में। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार KVS में पूछा गया है, DSSS में पूछा गया है। तो हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए जो है भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आनंद कादम्बिनी। ठीक है रखिएगा, आनंद कादम्बिनी जो है ये हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका मानी गई है। बाकी आपका कविवचन सुधा जो है ये लिखा है, ये इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था आपका KVS PGT में, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन मानी गई हैं? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये KVS में पूछा गया है, NVS में पूछा गया है, DSSS में पूछा गया है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंग महिला। याद रखिएगा, बंग महिला जो हैं ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती है। और इनका जो वास्तविक नाम है वो है राजेंद्र बाला घोष। याद रखिएगा, राजेंद्र बाला घोष जो है ये बंग महिला का वास्तविक नाम है। और इन्होंने जो कहानी लिखी थी उसका नाम है दुलाई वाली। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि बंग महिला ने कौन सी कहानी लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा दुलाई वाली। ठीक है, रखिएगा दुलाई वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT में, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं मानी जाती? तो कौन सी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत। ठीक याद रखिएगा, पद्मावत जो है ये भारतेंदु ने लिखा है। बाकी वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, विशेष्य विशोधम और बादशाह दर्पण ये तीन जो हैं प्रमुख भारतेंदु की रचनाएं हैं। आप ये ऑप्शंस को याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार जो है ऑप्शंस याद करना आवश्यक हो जाता है।
अगर एक ऑप्शन गलत है तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनको आप याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बादशाह दर्पण जो है ये किस कवि ने लिखा है या किस रचनाकार ने लिखा है, तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती किस लेखक ने लिखा है, तो ये लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इस प्रकार से जो है कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, हिंदी पेपर में आया था ये प्रश्न। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इनमें से कौन जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। उन्होंने संपादन करना शुरू किया था 1903 से 1920 तक। ठीक है, रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया था 1903 1903 से 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और खड़ी बोली भाषा का जो विकास हुआ था वो द्विवेदी युग में हुआ था। ठीक है, रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली भाषा का असल विकास किस युग में हुआ था, तो ये हुआ था द्विवेदी युग में। और सरस्वती पत्रिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था खड़ी बोली के विकास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा जो है उन्होंने निहार लिखा है, ये बिल्कुल सही है। बाकी कामायनी लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, तोड़ती पत्थर लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, और साकेत लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। तो ये जो है B, C और D ये गलत हो जाते हैं, परंतु निहार जो है ये लिखा है महादेवी वर्मा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT में, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस कवि ने या किस आलोचक ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने जो है कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DSSB PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो इनमें से वो कौन सा कवि जो है वो छायावादी कवि नहीं माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जायसी। ये जो हैं ये छायावादी कवि नहीं है, ये भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। बाकी निराला जो हैं, निराला, पंत और प्रसाद, ये 3 जो हैं छायावादी कवि माने जाते हैं। साथ ही साथ महादेवी वर्मा भी आती हैं छायावादी काव्यधारा में। ये प्रश्न आया था DSSB में, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माव्यक्ति अधिक है? तो छायावाद के प्रमुख कवियों में जो है किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। ठीक है, लिखिएगा, महादेवी वर्मा की रचनाओं में जो है वेदना और हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी रचनाएं जो हैं अधिक मिलती है। वेदना से जुड़े काव्य रचनाएं करती है महादेवी वर्मा, इसलिए जो है उनको छायावाद का या आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है ज़्यादातर वेदना, पीड़ा से जुड़े रचनाएं, काव्य उन्होंने लिखी हैं। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में 69, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि क्या है या प्रगतिवादी काव्य दृष्टि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ग चेतना प्रधान। ठीक है, रखिएगा, प्रगतिवादी जो है इसकी काव्य दृष्टि मानी गई है वर्ग चेतना प्रधान। ठीक है, रखिएगा, वर्ग चेतना प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, PGT टीचर में प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सी रचना जो है केदारनाथ अग्रवाल ने नहीं लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, युगधारा जो है ये केदारनाथ अग्रवाल ने नहीं लिखा है। इसके सही जो लेखक हैं वो है नागार्जुन। ठीक है, रखिएगा, युगधारा जो है ये नागार्जुन ने लिखा है, ना कि केदारनाथ अग्रवाल ने। बाकी युग की गंगा, नींद के बादल और आग का झरना, ये 3 जो हैं ये प्रमुख A, B और C ये प्रमुख केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं, परंतु युगधारा जो है ये नागार्जुन ने लिखा है। ठीक है, रखिएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये प्रश्न आया था आपका पीजीटी टीचर हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इनमें से वो कौन है जो कि तार सप्तक का कवि नहीं माना जाता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह जो है ये तार सप्तक के कवि नहीं माने जाते हैं। बाकी गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध और प्रभाकर माछीवे, ये तीन जो हैं प्रमुख तार सप्तक के कवि हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1943, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 और चौथे सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1979। तो कई बार जो है प्रकाशन वर्ष से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, याद रखिएगा 1943। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में आया था। ये अज्ञ कौन से वाद के कवि हैं? तो अज्ञ जो हैं वो कौन से वाद के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद। क्या रखिएगा, अज्ञ जो है ये प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निहार की रचना किसने की है? निहार, ये प्रश्न आया था आपका एनवीएस पीजीटी में। तो निहार की रचना किस कवि ने की है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा ने निहार की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास जो है इसके लेखक हैं हरिओद। क्या रखिएगा, प्रिय प्रवास के लेखक हैं हरिओद, ये बिल्कुल सही है। बाकी आपका बी, सी और डी जो है बिल्कुल गलत है। आंसू जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। तो प्रिय प्रवास जो है इसके लेखक हैं हरिओद। याद रखिएगा, हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आया था आपका DSSB पीजीटी टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य उद्देश्य तथ्य क्या था? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार जो है प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नए काव्य उपकरणों का प्रयोग। याद रखिएगा, नए काव्य उपकरणों का प्रयोग जो है ये प्रमुख तथ्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS पीजीटी में, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? गुलाबी बन्नो, तो गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। ठीक है रखिएगा, धर्मवीर भारती ने लिखा है गुलाबी बन्नो। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, KVS पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS पीजीटी हिंदी पेपर में, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र या महत्वपूर्ण पात्र मानी गई हैं? अलका, तो अलका नामक एक पात्र है जयशंकर प्रसाद के नाटक की। तो कौन से नाटक की पात्र मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त नाटक की बहुत ही प्रसिद्ध पात्र हैं अलका। तो उसको आप नोट कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद ये दोनों ऐसे लेखक हैं जिनके नाटक, उपन्यास, कहानी से जुड़े जो पात्रों के नाम हैं वो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि अलका, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। इसके अलावा जो है मुंशी प्रेमचंद जी के जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं जैसे कि होरी, गोबर, धनिया, रमानाथ, जालपा। तो ये जो प्रमुख पात्रों के नाम हैं ये कई बार पूछे जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद जी के रचनाओं के पात्रों के बारे में प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका NVS पीजीटी टीचर हिंदी में प्रश्न आया था, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? अशोक के फूल, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अशोक के फूल। पीजीटी टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास माना गया है? तो इरावती जो है ये किस प्रकार का उपन्यास है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक। याद रखिएगा, इरावती जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का वो कौन सा उपन्यास है जो कि अधूरा रह गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा
कौन सी उपन्यास जो है वो अधूरा रह गया था? तो इसका सही उत्तर होगा इरावती। ठीक है, रखिएगा इरावती। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इरावती जो है इसका साहित्यिक रूप क्या है या किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है उपन्यास के अंतर्गत। ठीक है, रखिएगा उपन्यास के अंतर्गत आती है इरावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास जो है इनमें से प्रेमचंद का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेखर एक जीवनी। ठीक है, रखिएगा शेखर एक जीवनी जो है ये प्रेमचंद की कहानी, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। इसके लेखक हैं अज्ञ। ठीक है, रखिएगा शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञ। बाकी आपका गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ये जो है प्रसिद्ध प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी जो है इसके लेखक हैं अज्ञ जी। तो कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न आया था आपका DSSB PGT में, क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा मानी गई है? तो इनमें से जो है कौन सी स्वीकृति आत्मकथा मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्धकथानक। ठीक है, रखिएगा अर्धकथानक जो है ये एक स्वीकृति आत्मकथा मानी गई है और उसके लेखक का नाम है बनारसी दास जैन। ठीक है, रखिएगा बनारसी दास जैन जो है इस आत्मकथा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 82 PGT टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है, अर्धकथानक किस विधा की रचना मानी गई है? अर्धकथानक, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो PGT में प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है। ठीक है, रखिएगा अर्धकथानक जो है ये आत्मकथा के अंतर्गत आती है, बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 83 PGT टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो हिंदी में जो है रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसादोत्तर युग, छायावात्तर युग में। ठीक है, रखिएगा छायावात्तर युग में जो है रिपोर्टाज का आरंभ हुआ था। ये प्रश्न आपका आया था PGT टीचर हिंदी पेपर में, प्रश्न आया था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 KVS PGT हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? तो हमारी यात्रा जो है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन कवि माने गए या कौन से लेखक माने गए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, रखिएगा लोचन प्रसाद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT हिंदी पेपर में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेखाचित्र और सेतुबंध, ये तीन जो हैं ये दो प्रमुख बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र माने गए हैं, रेखाचित्र और सेतुबंध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्यवती मलिक। याद रखिएगा सत्यवती मलिक अमिट रेखाएं के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 87 ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी पेपर में, प्रश्न पूछा गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी क्या है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री गांधी। ठीक याद रखिएगा श्री गांधी जो है ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 88 ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, अनुभावों के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दो भेद हैं। याद रखिएगा दो भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचना अपने किस ग्रंथ में किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ा प्रश्न है ये। तो भरत मुनि ने जो है रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाट्यशास्त्र। ठीक है रखिएगा नाट्यशास्त्र में उन्होंने विवेचन किया है रस सूत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दुख ही जीवन की कथा रही, तो ये जो है ये करुण रस के अंतर्गत आता है। ठीक याद रखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति जो है ये करुण रस के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शांत रस। ठीक है किया, शांत रस के बारे में ये कहा गया ये पंक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की श्याम हरित धृति होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अच्छा आप मुझे बताइए कमेंट करके, ये जो पंक्ति है ये किस कवि ने लिखी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आपको अवश्य मालूम होगा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की श्याम हरित द्युति होई। ये किस कवि ने लिखा है, किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भक्ति रस। ठीक याद रखिएगा, ये भक्ति रस के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी दोहा चौपाई रोला, ये तीन जो है प्रमुख, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में, क्वेश्चन नंबर 95, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुबह सो दशरथ अजीर बिहारी। पंक्ति में किस छंद का प्रयोग है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौपाई। ठीक याद रखिएगा, मंगल भवन अमंगल हारी ये जो है चौपाई के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 96, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पिंगल। ठीक याद रखिएगा, पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और कवि खद्योत्स्यम जहाँ तहाँ करे प्रकाश। इन पंक्तियों में कौन से अलंकार का प्रयोग है? तो इसमें जो है कौन सा अलंकार का प्रयोग है? तो इसमें जो है यमक अलंकार का प्रयोग है। क्या रखिएगा, यमक अलंकार का प्रयोग माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरियाई, जो वन लाइनर पंक्तियां होती हैं उनसे जुड़े कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चरण कमल बंदो हरिराई, ये कौन से अलंकार है? तो ये जो है आपके रूपक अलंकार के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, रूपक अलंकार के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपमा। याद रखिएगा, नील परिधान बीच सुकुमार, ये जो है आपके उपमा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय, तो इसमें जो है आपका ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है नील गाय। ये प्रश्न आपका आया था PGT में, PGT हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये प्रश्न आया है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। याद रखिएगा, द्विगु समास, क्योंकि इसमें जो है संख्या का प्रयोग किया गया है, त्रि यानी कि 3, तो त्रि जो है यहाँ पे त्रिभुज जो है ये द्विगु समास के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा, ये प्रश्न आपका आया था KVS PGT में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
कर्मधारय, ठीक है रखिएगा। महात्मा जो है ये कर्मधारी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कौन सा है? प्रतिदिनम, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिनः दिनः प्रति। यह क्या क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न आया था आपका एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी में प्रश्न पूछा गया है कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो बिहार की जो राजधानी है पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मगही। ये आपके हिंदी भाषा से जुड़ा प्रश्न है। तो बिहार की राजधानी है पटना, किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मगही। क्लियर किया, मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी मानी गई है? तो खड़ी बोली की जो है पहली रचना कौन सी मानी गई है? तो खड़ी बोली की पहली रचना जो है वो मानी गई है प्रेम सागर। ठीक याद किया, प्रेम सागर जो है खड़ी बोली की पहली रचना मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पश्चिमी बोली के अंतर्गत जो है कौन सी बोली नहीं आती है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ी। ठीक याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी जो है ये पश्चिमी हिंदी नहीं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक याद रखिएगा, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी। बाकी कौरवी बुंदेली जो है ये आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी में कितनी कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कितनी बोलियां पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है रखिएगा, 5 बोलियां जो है बोलियां मिलती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ये प्रश्न आपका आया था DSSB PGT में क्वेश्चन नंबर 9। बनारसी किसकी उपबोली है? बनारसी जो है ये किसकी उपबोली मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुंदेली जो है ये बनारसी की उपबोली मानी जाती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका KVS PGT में, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध किससे माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राचड़। याद रखिए, ब्राचड़ से संबंधित है सिंधी भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था आपका PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी किस परिवार की भाषा मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, ये नेट में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, PGT TGT DSSB कई बार ही पूछा गया है। तो हिंदी किस परिवार की भाषा मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारोपीय। ठीक याद रखिएगा, ये जो है भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ था? कौरवी भाषा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द कौन सा माना गया है? चलिए बाद में करेंगे ये। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो कौन सी जो है मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत नहीं आती है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ढ। याद रखिएगा, ढ जो है ये मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत नहीं आती है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, NVS PGT टीचर हिंदी पेपर में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो कौन सा जो है एक अल्प प्राण ध्वनि माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अल्प प्राण ध्वनि जो है उसके अंतर्गत आती है ज, च, ट और ड। ठीक है रखिए, अल्प प्राण के अंतर्गत आती है च, ज, ट और ड। तो आपका A, B, C और D ये चारों जो है गलत है। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज हमने 100 महत्वपूर्ण और हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं जो कि KVS PGT TGT DSSB में पूछे गए हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर आज हमने डिस्कस किए। और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो ऐसे हम पार्ट वाइज जो है, कल हमारा पार्ट 1 समाप्त हुआ था, आज पार्ट 2 की समाप्ति हुई। इस प्रकार से जो है हम पार्ट वाइज संपूर्ण जो हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इतना ही। आप लोगों को कैसा क्लास हम मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।